सीएम ने सचिवालय राज्य स्तरीय एन कार्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, नशीले पदार्थ की रोकथाम की कार्य योजना बनाने के निर्देश। पौड़ी में अंकिता के परिजनों ने अनिश्चितकालीन धरने की कही बात, एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद को आरोपी बनाने की मांग, विधायक रेणु विष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री धामी संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू, कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के देखते हुए फैसला, सचिव कार्मिक ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड में कोरोना अलर्ट को लेकर आदेश जारी, दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार, सर्दी जुकाम बुखार की होगी आरटी-पीसीआर और जांच। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी, आज से बारिश बर्फबारी की संभावना, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, बारिश बर्फबारी से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड, बारिश भी हुई है। आपको फिर से बताते चले, देहरादून में मौसम विज्ञान के केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी, देहरादून में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी हुआ है, बारिश व बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली बारिश व बर्फबारी के आसार, देहरादून में कई जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार। खबर उत्तराखंड से है, जहां देहरादून पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार देखे जा रहे हैं। बारिश बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया, बारिश व बर्फबारी के आसार दिखाई दिए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी है, बारिश व बर्फबारी के आसार। खबर देहरादून से है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश व बर्फबारी के आसार देखने को मिल रहे हैं। कई जिले के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। देहरादून से खबर है, बारिश बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी, बारिश व बर्फ के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली बारिश व बर्फबारी के आसार। कई जिले के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी, बारिश व बर्फबारी के आसार दिखाई दिए जा रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में, चमोली में भी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऐसा जारी हुआ है, बारिश व बर्फबारी के आसार। पहाड़ों में बारिश व बर्फबारी के आसार, बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में बड़ी ठंड। बारिश व बर्फबारी के आसार।
हमारे साथ इसी खबर में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों में। हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत कश्यप और अनिल रावत जुड़ गए हैं। अनिल रावत, क्या कुछ जानकारी है, आप बताइए क्या वहां का मौसम का मिजाज है? जी बिल्कुल बता दूं, उत्तरकाशी जो जिला है बिल्कुल हिमालय से ये जिला लगा हुआ है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें जो है गंगा घाटी भी पड़ती है और यमुना घाटी पड़ती है। बिल्कुल बात करें ठंड की, बात करें बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है ठंड बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है अलाव का सहारा करना पड़ रहा है। बिल्कुल भले प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी जो है बिल्कुल लगातार जो है अलाव की जो है जगह जगह व्यवस्था कर रहा है। और जो इस प्रकार के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था का उनका जो है फायदा मिल रहा है। भले जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने भी जो है जो जिलाधिकारी अभिषेक रोयला है, उन्होंने जो है स्वयं जो है रात्रि के दौरान जो है जनपद उत्तरकाशी का निरीक्षण किया। जो तमाम जो लोग हैं उनको जो है कंबलें भी बांटी और कहीं ना कहीं अलाव की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा। जी अनिल, जैसा कि वहां पे बर्फबारी का मौसम बना हुआ है कि वहां, और क्या सरकार ने प्रबंध करे हुए हैं? बिल्कुल बात करें बर्फबारी की बात करें या फिर बारिश की बात करें, कहीं ना कहीं जो है मौसम जो है बिल्कुल बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो है कुछ ही घंटों की बात करें, बिल्कुल कहीं जो निचले इलाके हैं इनमें बारिश हो सकती है और जो ऊपरी इलाके हैं उनमें जो कहीं ना कहीं बर्फबारी देखने को मिलेगा। जी अब भले प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने जो है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे इधर बात करें हनुमान चट्टी के आसपास जो है 12 गांव की पट्टी आती है, कहीं ना कहीं वहाँ उन लोगों के लिए जो है राशन पानी की जो है व्यवस्था कर दी है, ताकि जो है बर्फ पड़ती है तो उनको राशन पहुंचाने में उन लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। जी बसंत कश्यप ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। बसंत, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं ऋषिकेश में ठंड से बचने के लिए? बिल्कुल नहीं नैन्सी, देखिए जैसे दिसंबर का महीना शुरू होता है उसी तरह से ठंड का भी आगमन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अब ठंड का सितम है वो लगातार जारी है। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होगी उसी के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड तेजी के साथ बढ़ने लगेगी। जब ठंड का स्वरूप बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, या फिर देखिए हम वीरभद्र स्टेशन पर है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पहुंचे क्योंकि यहाँ पर स्थिति कैसी है उसको भी हम समझाना चाहेंगे। जो यहाँ पर लोग आते हैं वो ट्रेनों के और रेलगाड़ी के जरिए आवाजाही करते हैं, वो भी रात्रि में यहाँ पर आकर के रुकते, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर जो नगर निकाय है वो 1 दिसंबर से समाप्त हो चुका था 5 साल का कार्यकाल, तो अब जिलाधिकारी के हाथ में उनकी कमान है, तो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ठंड के सितम से जूझ रहे हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। लोग लगातार यहाँ पर ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठ करके रेलगाड़ी का इंतजार करते हैं, और ऐसे में जब कोहरा अधिक पड़ता है नैन्सी तो जो गाड़ियां हैं वो बहुत विलंब से चलती है, 3 से 4 घंटे लेट से जो गाड़ियां वो चलती है। ऐसे में जो लोग हैं जो आवाजाही करते हैं यहाँ से ट्रेनों से, उनके लिए काफी मुसीबत हो जाती है क्योंकि खुले आसमान के नीचे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ठंड ज्यादा बेहद पड़ती है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही है। त्रिवेणी घाट से लेकर के तमाम जो 40 वार्ड है नगर निगम के, उस नगर निगम में यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने आप से जो लकड़ियां इकट्ठा करके जो आग जला करके ठंड से निजात पा रहे हैं वही देखा जा रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से यहाँ पर किसी तरह की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। अब जो ठंड है वो दस्तक दे चुकी है और आने वाले समय में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ने जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। नैन्सी, बसंत, जैसा कि उत्तराखंड जो है एक पर्यटन नगरी है, काफी दूर दूर से यात्री आते हैं चारों तरफ से, तो उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किया गया है ठंड से बचने के लिए? देखिए यदि अगर पर्यटनों की बात करें तो क्योंकि 31 आने वाला है तो ऋषिकेश एक कैपिटल के रूप में भी, योगा कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, और जो लोग है वो पसंदीदा डेस्टिनेशन के नाम से भी ऋषिकेश को जानते हैं। पिछले वर्ष भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है और जो सैलानी है वो यहाँ घूमने के लिए 31 को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तो इस बार भी अनुमान जताया जाता है कि जो बड़ी संख्या में सैलानी है वो यहाँ पर आएंगे। उनका पसंदीदा डेस्टिनेशन ऋषिकेश बन चुका है क्योंकि ऋषिकेश में बंदी कैंपिंग और उत्तराखंड की जो वादियां हैं उन्हें निहारने और उन्हें देखने के लिए ऋषिकेश पहुंचते हैं, और साथ ही यहाँ पर रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग का भी आनंद लेते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था है वो एक रैन बसेरा बना, और रैन बसेरे में वो लोग रहते हैं जो निराश्रित लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर
पर्यटकों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर आकर के जिनको होटल्स नहीं मिलेगा, जिनको धर्मशाला नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ पर आकर के किस तरह से रुकेंगे, जिनको कैंप नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीमित मात्रा में यहाँ पर कैंप है और होटल्स पहले से ही फुल हो चुके हैं। ऐसे में जो सैलानी आएंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरफ भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो पर्यटन स्थल यहाँ पे तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है और जो सैलानी है, जैसे चारधाम यात्रा होती है तो उसमें बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो तेजी के साथ उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो उसी तरह से जब सर्दियों का मौसम आता है और बर्फबारी देखने के लिए भी मसूरी की जो वादियां, वहां पर भी लोग बहुत संख्या में जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था बनाए जो ठंड से निजात पा सके। जो पर्यटक होटल्स में ना रुक पाए या फिर कैंपे में ना रुक पाए, उनके लिए व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए, या फिर आग का सहारा लेकर के लोग प्लेटफॉर्म पर भी बैठ जाएं या प्लेटफॉर्म के पास प्रतीक्षालय, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर अमूमन दिखाई नहीं दे रही है। नैन्सी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाले छात्रावास व टेक्निकल लैब के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल डाक पत्थर डिग्री कॉलेज को सरकार एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसके तहत 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास व आईटी लैब के साथ बच्चों को पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने रिसर्च करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 3 से 5 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। साथ ही रिसर्च और टॉप करने वाले छात्रों को सरकार 15 लाख रुपए तक की मदद भी करेगी। डाक पत्थर कॉलेज को हम एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं। लगभग 6.25 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। यहाँ पे एक आईटी लैब बनने जा रही है, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने जा रहा है और बच्चों के आईटी लैब के साथ पूरा कंप्यूटर सिस्टम हम उनको देना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे जो है NEP 2020 में जो भारत सरकार के मानक हैं उन मानकों को पूरा कर सकें। जहाँ तक डाक पत्थर कॉलेज की बात है, तो इस कॉलेज को हम भविष्य में एक पूरे ज़िले का एक फीडिंग कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो है जो लड़के MSc करेंगे, जो लड़के रिसर्च करेंगे, उनके लिए यहाँ पे छात्रावास भी हो सके और हर प्रकार की सुविधाएं भी हो सके। एक हमने अभी ये किया है कि 25% अब प्राचार्य जो है लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे, ताकि जो है हम पे अच्छे लोग आ सकें। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार दौरे पर रहे। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित वैदिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक महाकुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए। भाजपा सांसद और गुरुकुल के सत्यपाल सिंह का कहना है कि गुरुकुल कांगड़ी में विधान दिवस पर स्वामी श्रद्धानंद जी के 75वें बलिदान 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने अपने विचार रखा कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों को साकार करने के लिए 1902 में स्थापित किया था। उसके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था। जिस गुरुकुल विश्वविद्यालय ने इस देश और विदेश को हजारों ऐसे स्नातक दिए, जिन्होंने स्वराज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्वसंस्कृति और स्वभाषा के लिए रात दिन काम किया। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 57वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए। अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ जो विचार उन्होंने व्यक्त किए
कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कालाडूंगी पहुंची विकसित संकल्प यात्रा। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक बंशीधर भगत द्वारा की गई। कार्यक्रम में मौजूद समस्त जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। विधायक भगत ने संकल्प यात्रा में लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। विधायक भगत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया व उनके बारे में जानकारी ली। नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो देश के लिए योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी जानकारी हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। इसके लिए घर घर तक बात पहुँचे। इस कार्यक्रम को हम हर ग्राम सभा में, हर नगर पंचायत में जगह जगह कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ हो रहा है। ये कैंप लगा हुआ है, इसमें बहुउद्देशीय सिविल टाइप का भी है। सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए कैंप लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।